Assalamu alaikum beta. I hope you all are fine. Today we are starting our new topic which is genetics and heredity, which is on your book page number 35. Okay, so genetics and heredity में first we will cover heredity. Heredity के बारे में देखेंगे, then with genetics की तरफ मूव करेंगे. अच्छा, ये बंदा आपने याद रखना है, ठीक है? ग्रेगर मेंडल साहब. We will discuss about him as well. Okay. Genetics and heredity is basically how traits are transferred from one generation to next. It means parents से offspring में traits कैसे आ रही हैं. These are under genetics and heredity. Genetics और heredity हमें बताएंगे कि कैसे हमारी characteristics, हमारी खसूसियात जो हैं वो parents से हम में आ रही हैं. Okay, moving with definition one by one, we are having heredity first. Heredity main है, उसके बाद genetics इसी को explain कर रहा है, इसी के साथ deal कर रहा है. Heredity is the transfer of information from parents to offspring. The focus over here is transfer. इन्फॉर्मेशन का पास ऑन होना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में या वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये क्या है? हेरिडिटी आएगा, ठीक है? दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी. ओके, अब इसमें कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो सकती है? इन्फॉर्मेशन कैन बी योर फीचर्स, बॉडी फीचर्स हो सकते हैं. आपकी हाइट कैसी होगी, आपका स्किन कलर कैसा होगा, आपका बॉडी का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसी करेक्टरिस्टिक्स आप में डेवलप होंगी, आपका बिहेवियर कैसा होगा. इवन दिस इज़ आल्सो कंट्रोल्ड बाय हेरिडिटी. यानी कि ये सारी चीज़ें कैसी होंगी, आप ओवरऑल कैसे होंगे, ये सारा कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? हेरिडिटी. कैसे कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि हेरिडिटी में हम स्टडी कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है. इसका मतलब है जैसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाएगी आप वैसे बन जाएंगे. अगर आपके पास मदर की करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होकर आ रही हैं तो आपकी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मदर जैसी होंगी. अगर फादर की तरफ से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र हो रही हैं तो आपकी रिजेम्बलेंस क्या होगी? ज़्यादा फादर के साथ होगी. आपने सॉरी बेटा, एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है, ऑफस्प्रिंग्स रिजेंबल पेरेंट्स बट आर नॉट आइडेंटिकल. हम अपने पेरेंट्स जैसे ज़रूर लगते हैं बट वी आर नॉट सेम लाइक आवर पेरेंट. या मैं कह दूँ मैं टोटली अपने बाबा जैसी हूँ, टोटली अपनी मामा जैसी हूँ. नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. वी आर हैविंग हाइब्रिड थिंग्स. हमारे पास कुछ फीचर्स हमारे मदर की तरफ से आ रहे होते हैं, कुछ फीचर्स हमारे पास अपनी फादर की तरफ से आ रहे होते हैं, ठीक है? व्हाट इज़ जेनेटिक्स? हेरिडिटी में हमने कहा ट्रांसफ़र हो रही है इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में. अब जेनेटिक्स ये कहता है हाउ, कैसे, मतलब हो कैसे गया, मेरी इजाज़त के बगैर आपने कैसे इधर से उधर चीज़ हिला ली. तो ट्रांसफ़र तो हो रहा है, हेरिडिटी ये बताता है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है. कैसे हो रही है? दिस इज़ अंडर जेनेटिक्स. जेनेटिक्स बताता है कि कैसे ट्रांसफ़र होती है. बेटा सपोज़ मैंने आपकी क्लास में ना कोई मैसेज जो है वो भेजना है, अभी व्हाट्सएप के थ्रू तो वैसे भेजा जा सकता है. वैसे अगर क्लास में नॉर्मली मैं बात करूँ, अगर इधर भी मैं अगर आपको कोई मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ तो मुझे किसकी असिस्टेंस चाहिए होगी? मैं किसके थ्रू भेजूँगी? व्हाट्सएप के थ्रू भेजूँगी, ठीक है? मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए ना. अब अगर मैं आपको बगैर ये डिजिटल मीडिया के वैसे पैगाम भिजवाना चाहूँ तो फिर ठीक है भाई, एक कबूतर ले लूँगी, उसके साथ चिट्ठी लपेटूँगी और फिर आपको चिट्ठी वो भिजवा दूँगी, ठीक है? लेकिन कहने का मतलब ये है कि मतलब मुझे कोई ना कोई रिसोर्स चाहिए जो कि लेके जाए इन्फॉर्मेशन को. तो जेनेटिक्स यही बताता है कि इन्फॉर्मेशन लेके कौन जाएगा, कैसे जाएगी, यही जेनेटिक्स है. जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी. यानी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है उसकी स्टडी कौन करता है? जेनेटिक्स करता है. इसीलिए इसकी डेफिनेशन बाद में है. इट एक्सप्लेन्स how traits are passed and why some characteristics appear in offspring. ट्रेड्स कैसे पास होंगे, कौन लेके जाएगा, और कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है ना बेटा वो ऑफस्प्रिंग में आती हैं और कुछ नहीं आती. देखो, हम कहते हैं कि यहाँ पे ना जेनेटिक्स हमें बताएगा कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमारी इनहेरिटेड होती हैं, कुछ नॉन इनहेरिटेड होती हैं. कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक इनहेरिटेड मैंने आपको लास्ट भी ट्यूटोरियल में बताया था. इनहेरिटेड मीन्स विच आर कमिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स से आ रहे हैं, ठीक है? कुछ ऐसी भी आपके अंदर बेटा ट्रेड्स या खसूसियात होती हैं जो कि आपकी अपनी होती हैं, जो ना तो आपकी मदर में होती हैं ना ही फादर में होती हैं. इसका मतलब है सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स, ऐसा नहीं है कि आप टोटली अपने मदर और फादर जैसे ही कॉम्बिनेशन पे होंगे. कुछ आपकी खुद की जनरेट करी भी होती हैं. इसे होता क्या है, ये नहीं है कि आप खुद ही मतलब खुद में चेंजेस लाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा. बेसिकली जब ब्रीडिंग होती है ना, आपको जैसे मैंने क्लास में भी बताया था कि स्पर्म और एग ये आपस में जब मिलते हैं तो हम कहते हैं कि फर्टिलाइज होता है, हमारे पास जाइगोट बनता है. अब यहाँ पे जब ये मिलते हैं ना तो ये बेसिकली इनकी जीन्स मिल रही होती हैं. आपको मैंने जीन्स के बारे में बताया था, जैसे हाइट की जीन्स हमने की थी.
कैपिटल एज वाली डोमिनेंट थी और स्मॉल एज वाली क्या थी, रिसेसिव थी। अब कौन से वाली आएगी, किसने आके मिलना है, वो डिसाइड करता है ना आगे नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग जो है उसकी हाइट कैसी होगी। इसका मतलब है इनके मिलने पे भी डिपेंड करता है। और दूसरा ये कि वो जब मिल जाते हैं कि हो सकता है वो दोनों कैपिटल एज हो, ये भी हो सकता है दोनों स्मॉल एज हो। तो आपको पता है दोनों स्मॉल एज वाली हो जाए तो हाइट क्या होती है, स्मॉल होती है। ये क्या होती है, कैपिटल वालों की क्या होती है, हाइट जो होती है वो लंबी होती है। लेकिन इन केस अगर हमारे पास ये दोनों का हाइब्रिड आ जाए, यानी कैपिटल एज और स्मॉल एज, फिर भी हाइट कैसी थी, लंबी थी। ऑफकोर्स लंबी थी बेटा, क्योंकि डोमिनेंट जो होता है वो दूसरे का कोई भी ट्रेड शो होने नहीं देता, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को मास्क कर देता है। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि हम में कुछ ऐसे चेंजेस भी आते हैं जो कि क्रॉसिंग के दौरान चेंजेस हो जाते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं ना, स्पर्म और एग, इनके आपस में क्रॉसिंग से भी कुछ वेरिएशंस आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं। सो इन अस वी डेवलप डिफरेंट फीचर्स, हमें वो डिफरेंट खसूसियात आ जाती हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल पता क्या है, जैसे सपोज आपकी मदर का नोज़ जो है वो बिल्कुल ही बारीक सा, बहुत प्यारा सा है, और फादर का नोज़ जो है वो थोड़ा सा मतलब कह लो कि मोटा मोटा है। लेकिन आप अपने नोज़ पे अगर गौर करें तो आपके पास ऐसा नोज़ आ गया ना, जो कि ना तो टोटली मदर जैसा है ना ही टोटली फादर जैसा है। इसका मतलब है कि आपका मिक्सचर, आपके पास हाइब्रिड वाला फीचर आ गया। तो हो सकता है कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो कि इनहेरिटेड हों, और कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो कि नॉन इनहेरिटेड हों, यानी कि कुछ आपकी अपना भी रोल है भैया, आपको भी कुछ समझा जाता है, ठीक है। अदर आर जीन्स। जीन्स क्या है भाई, ये जो अभी हमने डिस्कस किया ना कि इंफॉर्मेशन लेके कौन जाएगा, वो जो कबूतर है, दीज आर जीन्स। जीन्स है जो कि इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करा रही है। जैसे बेटा अभी ये इधर हमने जो इतना ज़्यादा गंद मचा दिया है, दीज आर जीन्स, ये जीन्स है। जीन्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कहाँ होता है ये भी हम देखेंगे। जीन्स आर बेसिक यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। जैसे आपने कहा था ना, न्यूरॉन जो होता है वो नर्वस सिस्टम का बेसिक वर्किंग यूनिट होता है, ठीक है। तो इसी तरह जीन्स जो है वो हेरिडिटी का बेसिक वर्किंग यूनिट है। ये लेके जाएगा इन्फॉर्मेशन को, ये कैरी करेगा। दे कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेड्स, इन्फॉर्मेशन फॉर ट्रेड्स, सॉरी। सारे के सारे आपके जो ट्रेड्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को लेके जाने वाला कबूतर कौन है, जीन्स हैं, ठीक है। कबूतर का वर्ड नहीं यूज़ करना, वैसे कह रही हूँ। जीन्स जो है वो बेसिक वर्किंग यूनिट है जो कि ट्रांसफ़र करेगा इन्फॉर्मेशन को। अब इन्फॉर्मेशन कैसी हो सकती है बेटा, दैट कुड बी योर हेयर कलर, आपकी हाइट हो सकती है, आपका हैंडेडनेस। हैंडेडनेस मीन्स आप राइट हैंडेड होंगे, आप लेफ्ट हैंडेड होंगे, आप गोरे होंगे, काले होंगे, कैसे होंगे, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कौन लेके जाता है, जीन्स। अब बात आती है जीन्स, अच्छा कबूतर की तो समझ आती है किधर होता है, जीन्स कहाँ होती हैं। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स इनसाइड द सेल न्यूक्लियस। भाई बड़ी मुश्किल लाइन यहाँ पे इन्होंने लिख दी है, इसको भी देखते हैं हम। अब ये देखो ज़रा, दिस इज़ योर सेल, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं बेटा क्रोमोसोम्स, दीज आर क्रोमोसोम्स। आपको याद होगा हमने ना ये बनाए भी हुए हैं, सॉफ्ट बोर्ड पे लगा रहे थे जो हम, क्रोमोसोम, दिस इज क्रोमोसोम, ओके। इस क्रोमोसोम के ऊपर बेटा जीन्स होती हैं, क्या होती हैं, जीन्स होती हैं। जैसे मैं बात कर रही थी ना कैपिटल एज और स्मॉल एज की, तो वो इनके ऊपर ही होते हैं। हो सकता है इधर करके हो, ये जो ब्लैक ब्लैक निशान आपको दिख रहे हैं ना, इधर कौन रहती हैं, जीन्स। इधर मलाइका या फिर मीरब नहीं रहती, इधर कौन रहती हैं, जीन्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स ऑन क्रोमोसोम्स वी आर हैविंग जीन्स होती हैं। और ये जीन्स किससे मिलके बनी होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ डीएनए, ये डीएनए बना हुआ है आपका, ठीक है। क्रोमोसोम्स के अंदर हैं जीन्स, और क्रोमोसोम भी डीएनए से मिलके बने हुए हैं, और जीन्स भी किससे मिलके बनी हुई है, डीएनए से बनी हुई है। अब आपको समझ आ रही है कि जीन्स कहाँ है, क्रोमोसोम्स पे, और क्रोमोसोम्स कहाँ है, सेल के न्यूक्लियस में। अब लाइन पे गौर करो, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स आर इनसाइड सेल न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस के अंदर है। बेटा ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है ना, आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ योर्स, हम ह्यूमंस की बात करें, लेकिन हो सब में ही ऐसा रहा है, यानी एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, सबके केस में हम कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और उसमें हम कहते हैं दे रिजेंबल विद देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करते हैं। कितना नीट ये हो गया ये वाला पेज, इंतहाई नीट। तो ऑफस्प्रिंग रिजेंबल कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। इसमें प्लांट्स की भी बात कर रही हूँ मैं, एनिमल्स की भी बात कर रही हूँ, आपकी भी बात कर रही हूँ। वैसे एनिमल्स की बात कर लिया तो आपकी बात कर ली है, बात तो बराबर होगी, है ना, ठीक है, ओके। अब ये यहाँ तक बेसिकली आपका टॉपिक कवर हो जाता है। अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ कि क्रोमोसोम्स और डीएनए के बारे में हमने देखा। क्रोमोसोम भी डीएनए से मिलके बने हैं, और जीन्स भी किससे मिलके बनी है, डीएनए से ही मिलके बनी है, ओके। डीएनए कंटेन्स इंस्ट्रक्शन, डीएनए के अंदर ही वो इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है,
जीन्स है भाई, जीन्स है, जीन्स के बगैर कुछ नहीं हो रहा। तो इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस जो हैं दीज आर जीन्स। उसके बाद कहते हैं अगर ह्यूमन सेल की बात करें ना, अभी अभी आपने सेल देखा है ह्यूमन सेल, इसके अंदर क्रोमोसोम्स ये जो आपको दिख रहे हैं ये टोटल होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। अगर इसके पेयर की बात करें, जोड़ा बना दे तो 46 को 2 से डिवाइड करो, क्या बनेगा? 23। इसका मतलब है 23 पेयर। जैसे सॉक्स के पेयर्स नहीं होते, दो दो इकट्ठे कर दो तो एक पेयर बन जाता है। लाइकवाइज हम कहते हैं वी ह्यूमंस आर हैविंग 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच सेल। हर सेल में, यू नो वी आर मल्टी सेलुलर, बड़े ज़्यादा सेल्स हैं, हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि 23 पेयर्स हैं। ओके, उसके बाद ना मैंने आपको कहा था ना, ये बंदा याद रखिएगा, ये जो शुरू पे आया था इतना प्यारा सा, इसके बारे में बात करने लगे, ग्रेगर मेंडल साहब। ग्रेगर मेंडल, इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ भी बताई हुई है। इट इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब्ड अस अबाउट इनहेरिटेंस। इसने ना इनहेरिटेंस के बारे में हमें बताया था, यानी कि जेनेटिक्स और हेरिडिटी के बारे में बताया था। इसने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे बेटा। गार्डन पी पे इसका ना बाग था, उस बाग में इसने ना मटर लगाए हुए थे, और मटर की ना अलग अलग, जैसे मैंने आपको भी बताया ना कि प्लांट्स की मैं बात कर रही हूँ, प्लांट्स की भी बात इसी में, एनिमल्स की बात भी इसी में ही है। तो बेसिकली इसने क्या किया, इसने ना पीस के ना अलग अलग तरह के ना प्लांट्स को ग्रो कराया, फिर उनकी आपस में ना ये ब्रीडिंग कराता रहता था, क्रॉसिंग कराता था। सपोज इसने ना क्या किया कि कुछ पीस, आपको पता है कुछ मटर के दाने येलो येलो कलर के भी होते हैं, समटाइम आप वो ओपन करो तो, वैसे आप इतने को मतलब हो ना घर में शहाना लाइफ गुजार रहे हो कि आपसे मटर भी नहीं कोई साफ़ कराता होगा कि ये लो भाई पील ऑफ कर दो। खैर, कभी पील ऑफ करके देखिएगा, मटर जो होते हैं ना, कुछ का कलर येलो होता है और कुछ थोड़े थोड़े ग्रीन होते हैं या डार्क ग्रीन होते हैं। इसको समझ लो येलो, ठीक है, ये येलो वाला है। अब उसने क्या किया, उसने जब प्लांट्स पे गौर किया ना, तो उसने कहा कि ये तो बड़े ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं। किसी की वो जो फली सी बनी हुई है उसकी शेप अलग है, किसी के दाने की शेप अलग है, किसी का कलर अलग है। तो उसने क्या किया, इनकी ना अलग अलग क्रॉसिंग कराता रहता तो आगे से न्यू जनरेशन डेवलप हो जाती होती। तो इस तरह उसने देखा कि ये तो कोई चक्कर है, ये तो कोई रोल है। इस रोले को इसने क्या कह दिया, इनहेरिटेंस। रोले का मतलब क्या है बेसिकली बेटा, उसने देखा कि इन्फॉर्मेशन जो है कैसी प्रोड्यूस होगी, कैसा नया पौधा होगा, ये डिपेंड करता है पेरेंट्स पे, पहली जनरेशन पे। ठीक है, इनहेरिटेंस यही तो है ना कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन का पास ऑन होना। किस तरह से पास ऑन होगा वो भी इसी के अंडर आ जाता है। तो ये फर्स्ट बंदा था जो इसने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराए और हमें कह ले कि मॉडर्न इनहेरिटेंस के बारे में बताया। इसके बारे में यहाँ भी लिखा हुआ है बेटा, जो हमें जीन्स के बारे में, जो साइंटिस्ट जो जीन्स को स्टडी करते हैं ना, दे आर नोन एज जेनेटिसिस्ट। कितना गलत बोल रही हूँ मैं, या अल्लाह माफ़ करना। साइंस में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आपकी भी गलती हुई तो आपको भी गुनाह मिलेगा, इसलिए अच्छे से लर्न करिएगा। जेनेटिसिस्ट था ये, फर्स्ट जेनेटिसिस्ट हमारे पास ग्रेगर मेंडल है, और ये पहला बंदा है जिसने साइंस में कह लें या बायो में कह लें लॉज दिए हुए हैं। लॉज क्या होते हैं बेटा, जैसे ना पहले कोई ऐसे ही बात कर दे कि भाई पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, आम बात हो गई, ठीक है। अब उसके बाद ना आम ऑब्जर्वेशन के बाद नहीं, इसको हाइपोथेसिस कह देते होते हैं। हाइपोथेसिस, बहुत ज़्यादा आपने इसके बारे में सोचना नहीं, बस सुन लो, ठीक है। हाइपोथेसिस होती है, उसके बाद ना उस बात को फर्दर उस पर एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, थ्योरी बन जाती है। फिर लोग ना क्या करते हैं कि उसको प्रॉपर ट्रायल करते हैं, चेक करते हैं कि भाई ये बात सच है झूठ है, सच है झूठ है। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वो बन जाता है लॉ, जब कोई भी उसे झुठला नहीं पाता। तो ग्रेगर मेंडल ने कह ले कि इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की हुई है कि इसने हमें 2 लॉज भी दिए हुए हैं साइंस के अंदर, बायो के अंदर स्पेसिफिकली। तो इसके अलावा कह ले कि 1-2 और ही लॉ है, अदरवाइज़ इतने ज़्यादा लॉज तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। आप इधर आते हो, आप इधर आते हो, इधर से फिर आपको गलत साबित कर दिया जाता है, आप वापस फिर दोबारा से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हो। तो ग्रेगर मेंडल वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गेव अस द लॉज ऑफ बायोलॉजी एज वेल। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 टेस्ट योर सेल्फ का पेज नंबर आपने 36 देख लेना है। 1 कर लिया था, 2 भी आपको मैंने कल कहा था कर लीजिएगा। 3 वाला व्हाट इज जेनेटिक्स एंड व्हाट इज हेरिडिटी, 3 और 4 ये आज आपने नोटबुक पे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज जस्ट फॉर रिसर्च पर्पस। ग्रेगर मेंडल के बारे में और सर्च करिएगा, किस तरह का है ये, इसने क्या क्या कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, इसकी मेजर डिस्कवरीज कैसी थी, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ बेटा।